समाधान राजनीति में आने के सिवा कोई चारा नहीं बचा हम लोगों के पास। और हम लोगों ने पार्टी बनाई, और उसके बाद पार्टी बनाने के बाद उम्मीद नहीं थी कि 1 साल के अंदर हमारी सरकार बन जाएगी। हाँ। तो कई बार मैं ये सोचता हूँ, ये जो कुदरत है, जिसे आप भगवान कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, शक्ति जो है, ये नेचुरल शक्ति, ये बड़ी पावरफुल है। आपको मैं बताता हूँ, 4 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे जी जंतर मंतर पे आके बैठे लोकपाल बिल के लिए पहली बार जी। तो मैं इनवाइट करके आया था अन्ना हजारे जी को वहाँ पे, तो उसके लिए हमें वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी थी। और मैं, मनीष सिसोदिया जी, उस टाइम कुमार विश्वास भी हमारे साथ होते थे, हम सब मिलके 4 अप्रैल का था, 2 अप्रैल को हम बैठ के ये सोच रहे थे कि 500 लोग आ जाएंगे क्या, कहाँ से लाएं, 500 लोग आएंगे ऐसी भी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। और 4 अप्रैल को ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, तो कुछ तो चमत्कार कर रहा था ऊपर वाला। उसके बाद 16 अगस्त को जब अगस्त क्रांति हुई, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, पूरा देश खड़ा हो गया। इस देश की गली गली के अंदर लोग कैंडल, मोमबत्ती लेके निकल रहे थे, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। फिर जब पार्टी बनाई, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, सारे पत्रकार कहते थे, सब कहते थे इन सब की जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए। वो ये नहीं कहते थे जीतेगा, वो कहते थे केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए जी। और 28 सीट आ गई हमारी, और अगली बार 67 सीट आ गई हमारी। तो कई बार जब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाला कुछ करवाना तो चाह रहा है हम लोगों से। ऊपर वाले के अलावा अगर हम खोजना चाहें तो क्या आपको लगता है कि आपको ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे बहुत भरोसा है, मुझे बहुत भरोसा है, पर मुझे लगता है कि ऊपर वाले को और भी बहुत सारे काम रहते होंगे, इसके अलावा भी और चीज़ें होंगी जो जुड़ी होंगी आम आदमी पार्टी से। कर्म क्या आपको लगता है कर्म करते जाओ, ईमानदारी से कर्म करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, अपने लिए मत काम करो, दुनिया के लिए काम करो, दुनिया के लिए जीवन समर्पित कर दो, बाकी ऊपर वाला कर लेता है। फिर बाकी जो गीता में लिखा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कोई एक बहुत पावरफुल है। ये अगर आप सही नीयत से, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं, फिर ऊपर वाला डिसाइड करता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको आगे की दिशा फिर ऊपर वाला दिखाता है। कई मौके ऐसे आए हमारे पूरी जर्नी के अंदर जब ऐसा लगा कि यार सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जब अन्ना आंदोलन खत्म हुआ, हमें तो पता ही नहीं था अब आगे क्या होगा। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा हम तो लोकपाल नहीं बनाते, जो करना कर लो। अब राजनीति में आने का फैसला बहुत ही मुश्किल फैसला था, और कहीं उम्मीद नहीं थी कि हम पार्टी बनाएंगे और सरकार बन जाएगी। मतलब ये तो सोचना ही बिल्कुल बेवकूफ़ी थी उस टाइम। तो ऐसे लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। फिर 49 दिन की सरकार बनी। 49 दिन की सरकार के बाद जब इस्तीफा दिया, मैं वाराणसी जाके चुनाव लड़ा, वहाँ से हार के आया, एक बार लगा सब कुछ खत्म हो गया। बिकॉज उस टाइम बीजेपी का ऐसा चारों तरफ, मोदी जी पहली बार आए थे, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी दोबारा सरकार भी बनेगी, और 67 सीट्स आ गई। तो ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। मेरी ये छोटे से पिछले जो 10-15 साल की पॉलिटिकल जर्नी है, इस जर्नी ने मेरा भगवान के ऊपर और जो भी शक्ति है उसके ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा अटूट किया है कि काम करते जाओ, अपने लिए मत करो। ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ, पर और अगर मैं इससे विस्तार से देखना चाहूँ, जिद करूँ, तो दो ऐसे नेता, 2 ऐसे लड़के थे जो ईमानदार दिखाई दे रहे थे, युवा हैं, दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो एक तरीके से बदनाम हो चुकी हैं, जिन पर कोई ना कोई बैगेज है। एक बदलाव चाहती थी जनता, एक नयापन कुछ चाहती थी। फिर अन्ना हजारे जी का अनशन भी था। तो ये सारी चीज़ें भी तो लोगों के दिमाग पे रहीं, लोगों ने इस पर भी तो ध्यान दिया, उसको तो आप गौण नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सारी परिस्थितियां थी। पर जैसा मैंने कहा, अन्ना आंदोलन का इतना बड़ा बनना, इतना बड़ा बनना, मैं तो आपको अपने सारे इंसिडेंट्स की 4 अप्रैल को अन्ना जी को जंतर मंतर पे आना था, और 2 अप्रैल को उसको ऑर्गेनाइज करने वाले लोग जो हैं वो ये सोच रहे थे कि 500 आदमी कहाँ से आएंगे,
और अचानक इतना बड़ा बन जाता है। 16 अगस्त को जबकि उनका जो पैनल था, जो पैनल उन्होंने लोकपाल बिल बनाने के लिए, उन्होंने हमें ठोकर मार के भगा दिया था कि जो करना है कर लो। और 16 अगस्त को इतना बड़ा आंदोलन में, और उसके बाद फिर बॉम्बे में आंदोलन फिस हो जाता है। 4 महीने के बाद जब हम बॉम्बे आए 23 दिसंबर को, बॉम्बे भी आए, आंदोलन फुस हो गया बिल्कुल। चलिए, ये अगर आप देखें तो दिल्ली है ही आपके पास, दूसरी बार भी दिल्ली रही, पंजाब में आपने दरवाज़ा खोला, गुजरात में भी आपने खिड़की विड़की खोल दी हैं, आगे और आप कहाँ देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को? हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम चारों तरफ फैलना चाहिए। मेरी कभी भी ये इच्छा नहीं रही कि मैं अब ये स्टेट भी जीतूंगा और वो स्टेट भी जीतूंगा और वो स्टेट भी जीतूंगा। मेरी इच्छा एक ही है, मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूँ, और यह मैं मरने से पहले देखना चाहता हूँ। और मैंने भगवान से एक ही चीज़ मांगी है कि मेरे को तब तक मौत ना आए जब तक भारत को मैं नंबर 1 देश ना देख लूँ। और उसको करने के लिए मेरी ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं अब मध्य प्रदेश भी जीतूंगा और राजस्थान भी जीतूंगा और ये भी जीतूंगा और वो भी जीतूंगा। ये जो मौजूदा पार्टियां हैं ये अच्छा काम कर लें। मैं बार बार कहता हूं, हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते, एक दूसरे को साथ मिलके क्यों नहीं काम करते, लड़ते क्यों रहते हैं इस देश के अंदर हम। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बचपन से मेरे को याद है 8वीं क्लास से 10वीं क्लास से सुन रहे हैं केरला में शिक्षा में बड़ा अच्छा काम हुआ, 100% लिटरेसी हो गई, वहाँ स्कूल बड़े अच्छे हैं। केरला में हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हुआ, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा, सुन रहे हैं बचपन से, है ना। अगर केरला में इतने अच्छे तो तब अभी तक तो बाकी देश को वहाँ से सीख के कर लेना चाहिए था। केरला तो अपने ही देश का हिस्सा है, तो केरला से सीख के बाकी देश ने क्यों नहीं किया, समझ नहीं आता। उसी तरह से किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का समाधान निकाला हुआ है, किसी और राज्य ने किसी और प्रॉब्लम की समस्या का हम सारे मिलके काम क्यों नहीं करते, मेरे को तो समझ ही नहीं। तो अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ भाई, दिल्ली के अंदर हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली के ऊपर अच्छा काम किया है। जो मेरे से सीखना चाहे मैं उनको सिखाने को तैयार हूँ, और आप सीखो, वोट लो, शिक्षा के ऊपर वोट लो, स्कूल सुधारो। जो पार्टी मेरे को बुलाएगी मैं उस पार्टी को काम करने, बीजेपी वाले बुलाएंगे मैं बीजेपी वालों को सिखाऊंगा, कांग्रेस वाले बुलाएंगे कांग्रेस वालों को सिखाऊंगा। आप लो वोट, आपको मैं वोट दिलाने मैं आ रहा हूं, आपको वोट दिलाने काम कर लो। और नहीं करेंगे तो फिर हम भी ट्राई करेंगे फिर वहां जाके। मैं आगे बढ़ूंगा राजनीतिक सवालों पर, उससे पहले परिवार का कितना सहयोग था? आपने ये जो यात्रा की, आम आदमी पार्टी ने जो यात्रा की, उसमें आपके लिए आपके परिवार का कितना सहयोग रहा? मैं अपने परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर मेरी धर्मपत्नी को और मेरे पेरेंट्स को। उन्हें इतना, मेरी धर्मपत्नी को इतना सरफिरा पति मिला और वो आज तक मुझे निभा रही है। हाँ। ये मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ इस दौरान, वो अगर देख रही होगी तो वो बड़ी नाराज़ भी होगी। जब मैंने 2000 में परिवर्तन शुरू किया, फिर मैंने डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैंने छुट्टी ली बहुत लंबी, विदाउट पे। फिर जब छुट्टी ली बहुत विदाउट पे, 2-3 साल छुट्टी पे रहा, फिर उसके बाद मुझे लगने लगा यार अब कब तक छुट्टी लूँगा, अब मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो एक दिन जाके मुझे पता था कि अगर मैं घर में ये बात भी, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स, तब तक जॉइंट कमिश्नर बन गया था, जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स अगर घर में आके कहे कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, क्यों दे रहा है भाई इस्तीफ़ा, तब तक तो किसी राजनीति में भी नहीं आए थे, तब तक तो पार्टी भी नहीं बनाई थी, किसी को पता नहीं था कभी मुख्यमंत्री बनेगा ये। तब तक मैं दिल्ली की झुग्गियों में, सुंदर नगरी और नंदन नगरी की झुग्गियों के अंदर में रहता था, वहाँ काम किया करता था। तो अगर घर जाके कोई कहे कि जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स छुट्टी पे, उसने बेचारी ने मेरे को अलाउ कर दिया, यही बहुत था, और मैं जाके कहूँ मैं अब इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा, तो वो तो हार्ट अटैक हो जाता उसका। तो मैं चुपके से एक दिन जाके इस्तीफ़ा दे आया डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स। घर में बिना बताए? घर में बिना बताए। वाकई में सरफिरा पति है ये तो। हाँ। अब हुआ ये कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है जो इनकम टैक्स का, वहाँ पे इस्तीफ़ा देना होता है। मैंने वहाँ इस्तीफ़ा दिया। जिस क्लर्क को मैंने इस्तीफ़ा दिया, मेरी वाइफ भी इनकम टैक्स में मेरी बैचमेट हैं, जिस क्लर्क को मैंने इस्तीफ़ा दिया वो क्लर्क बाई चांस
पिछले साल मेरी वाइफ के अंडर में काम कर चुका था। उसने फ़ोन किया उनको, अच्छा। आज आपके हस्बैंड इस्तीफ़ा दे गए, मैडम क्यों इस्तीफ़ा दिया? अब मेरी वाइफ का पारा आप सोच सकते हो कि उसका हस्बैंड इस्तीफ़ा दे के आया और उसको पता किसी और से चल रहा है कि उसका हस्बैंड इस्तीफ़ा दे आया है। तो उन्होंने 2 महीने मेरे से बात नहीं की। उन्होंने कहा इस्तीफ़ा देना था, मुझसे पूछ तो लेता। तो उनका बहुत साथ रहा, बहुत सहयोग रहा उन लोगों का। और मैं ये तो दिल्ली जाना अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एलजी भी बैठे हुए हैं और घर में पत्नी है आप। नहीं, उनका बहुत सहयोग है और शी इज़ लाइक अ पिलर। जी, आपने कहा, और दूसरे सवालों पर बढ़ें तो आपने कहा कि सब क्यों नहीं एक साथ आ जाते। आपने यहाँ मुंबई में आज मुलाकात की उद्धव ठाकरे से। क्या ये 2024 की कोई कोशिश है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस देश में एक पार्टी ऐसी है जो 24 घंटे केवल चुनाव की सोचती है। उसे देश से कुछ लेना देना नहीं है, इस देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हम 24 घंटे चुनाव के बारे में नहीं सोचते, हम देश के बारे में सोचते हैं। तो उद्धव जी से मैं मिला, चुनावों के बारे में चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई इस देश के अंदर इतनी बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, किस तरह से इस देश के अंदर चंद कॉरपोरेट हाउसेस को फ़ायदा पहुंचा के जनता का सारा पैसा लूटा जा रहा है उसके बारे में, किसानों के बारे में, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। कैसे हम सब मिलके हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, देश को कैसे आगे लेके जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हुई। जिस तरह की स्थिति है महाराष्ट्र में, जिस तरह की स्थिति में है इस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी, अब तो उनसे निशान भी छिन गया है। आपको क्या लगता है कि वो फिर से कुछ कर पाएंगे? इसका कोई असर होगा या आपको लगता है कि नहीं, इसका बिल्कुल उलट असर होगा? उनके पिताजी शेर थे, शेर का बेटा है वो। उसका सारा सामान चोरी कर लिया इन्होंने, पार्टी चोरी करके भाग गए, सिंबल चोरी कर लिया, झंडा चोरी कर लिया। पर चोर तो चोरी होता है ना, चोर शेर थोड़ी बन सकता है। अच्छा। शेर तो शेर का बेटा ही बनेगा। हाँ। मेरे को लगता है कि जिस तरह से इन लोगों ने उद्धव जी के साथ किया है, पूरे महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है, पूरे महाराष्ट्र की जनता का प्यार, उनकी सिंपैथी, उनका सपोर्ट उनके साथ है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपने बात की वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। हम देख रहे हैं कि जो बैंक्स हैं, LIC है, 80,000 करोड़ रुपया है, यानी करोड़ों लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ है, आम लोगों का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के बैंक शामिल हैं। इस पर कोई जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें आप लोग ज़मीन पे नहीं उतर रहे हैं, इस पर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है क्या? सर, हम जो भी कर लें आप लोग दिखाते ही नहीं हो। अच्छा। चक्कर ये नहीं है कि कई लोग ये कहते हैं विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष बेचारा जो मर्जी कर ले, आप लोगों को दिखाने नहीं दिया जाता। आप लोग तो अच्छे हो, पर वो दिखाने नहीं देते आप लोगों को। बहुत प्रेशर है आप लोगों के ऊपर भी। तो लेकिन जनता देख रही है। एक इमरजेंसी भी आई थी 70s में, जब प्रेस भी सेंसरशिप की, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन जिस दिन जनता खड़ी होती है ना, समय का फेर है। इतिहास के अंदर बहुत लोग ऐसे आए जिनको ये लगा कि वो ऑल पावरफुल हैं, वो भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए। ऐसा होता नहीं है, समय का खेल है। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस से सब कुछ होता है। अब दिल्ली के अंदर आजकल ये नगर निगम का देख रहे हैं आप, चल रहा है। 1 साल पहले दिल्ली को मेयर मिल जाना चाहिए था, दिल्ली नगर निगम को सरकार मिल जानी चाहिए थी। 1 साल से तमाशा कर रखा है इन्होंने। पहले चुनाव नहीं होने दिए, फिर बोले MCD को एक कर रहे हैं, MCD को एक करने का बिल ले आए, पार्लियामेंट का दुरुपयोग किया, सारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया, फिर गुजरात के साथ चुनाव कराएंगे, डिलिमिटेशन में गड़बड़ की इन लोगों ने। पर अंत में तो सच्चाई की जीत होती है ना। जनता के साथ वोट तो जनता ने देना है ना, तुम जो मर्जी कर लो। तो उसी तरह से ये लोग जो मर्जी कर लें। क्या आपको लग रहा है, अडानी पर मैं अगर रहूं तो क्या आपको लग रहा है कि जो आम निवेशक है जिसने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है वो आज सुरक्षित है? आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? ये बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से लेफ्ट, राइट एंड सेंटर पॉलिटिकल कारणों की वजह से बिना
होमवर्क किए, कुछ चंद लोगों को बैंकों ने और LIC ने कर्जे दे दिए हजारों हजारों करोड़ के। किसी को 10,000 करोड़ का दे दिया, किसी को 80,000 करोड़ का दे दिया, किसी को 1.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया। ये नहीं देखा कि भाई उसको कर्जा देने लायक है कि नहीं है। उससे बदले में जैसे आप कोई किसान अगर कर्जा लेने चाहे तो उसको कहते हैं अपनी ज़मीन गिरवी रख। इनमें से बताते हैं लोग कि कईयों से तो कोई कुछ भी गिरवी नहीं मांगा, और जो गिरवी रखा उसकी आज कोई कीमत नहीं बची। जो शेयर इन्होंने गिरवी रखे थे उसकी कोई कीमत नहीं बची। जिस तरह से ये कर्जे दिए गए और जिस तरह से ये कर्जे माफ किए जा रहे हैं, एक किसान अगर 10,000 रुपए का कर्जा ले ले किसी बैंक से और अगर वो वापस ना कर पाए तो उसकी बैंड बजा देते हैं ये लोग, उसकी जिंदगी हराम कर देते हैं और वो अंत में सुसाइड कर लेता है 10,000 रुपए लेने वाला किसान। इन्होंने 10-10 हजार करोड़ रुपए के 1-1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे ले लिए, या तो किसी को देश से भगा दिया या उसके कर्जे माफ कर दिए, उनसे वापस नहीं लेते ये लोग। तो बैंक कंगाल हो रहे हैं। आज पहली बार अखबार में छपा है कि LIC का भी जितने शेयर खरीदे थे वो इनके घाटे में जाने लग गए। इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई LIC में डाली हुई है। अगर LIC कंगाल हो गई तो पूरे देश में क्या हाल होगा। बैंकों के अंदर इन्होंने कानून बना दिया शायद ये कि भाई अगर किसी का बैंक कंगाल हो जाता है तो आपने अगर 1 करोड़ रुपया भी डाला हुआ बैंक में जमा करा रखा है तो आपको बदले में 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। ये क्या बात हुई? ऐसे तो पहले कोई कानून नहीं था, इन्होंने अब कानून। इसका मतलब इनको लग रहा है कि बैंक कंगाल होने वाले हैं। पहले से कानून ले आए कि अगर बैंक कंगाल हो गया, आपका कितना भी पैसा बैंक में पड़ा हो आपको बदले में 5 लाख रुपए। ये तो हद हो गई। पूरी देश की जनता का पैसा जो है आप उठा के कुछ चंद लोगों के हाथ में दे रहे हो। ऐसे देश कैसे चलेगा? सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए कि सरकार को 2-4 लोगों के लिए काम करना चाहिए? तो यही तो सवाल अब पैदा होता है कि इस हालत में क्यों नहीं विपक्ष एक होता। एक ही है आपसे मैंने पिछली बार पूछा था, आपने पूछा कि हम लोग। मैं एक चीज बताता हूं, हमारे देश में जनतंत्र है। जनतंत्र मतलब जनता का शासन, विपक्ष तंत्र नहीं है। विपक्ष एक हो या ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता का एक होना इंपॉर्टेंट है। और उस जनता की आवाज उठाने के लिए मीडिया के अंदर साहस आना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये जनता जो है, इसको हम बेवकूफ ना समझें, ये जनता बड़ी सियानी है, देख रही है। जिस दिन जनता खड़ी हो गई ना, जनता ने बड़े बड़े सिंहासन हिला दिए। विपक्ष एक होके किसी को बना या बिगाड़ नहीं सकता जब तक जनता तैयार नहीं हो। जनता तैयार हो रही है, इस देश की जनता तैयार, जनता बदलाव चाहती है। आपने कहा कि आप विपक्षी एकता की बात होगी तो आप कार्यक्रमों की बात करेंगे, कार्यक्रमों के साथ आप जुड़ेंगे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी में तो ये देखिए संजय सिंह बैठे हुए हैं, राघव बैठे हुए हैं, क्यों नहीं आप लोग एक कार्यक्रम बनाते और कहते ये हमारा कार्यक्रम है? बिल्कुल सही है। शुरुआत क्यों नहीं करते? मैं राजनीति में नया आया हूं, लेकिन जो बेसिक चीज समझाऊं, जब आप जनता से वोट मांगने जाते हैं, जनता आपसे पूछते हैं जी आपको क्यों वोट दें। आप 2 जवाब देते हो। एक जवाब देते हो मेरे को इसलिए वोट दो क्योंकि मैं मोदी को हराना चाहता हूं। क्या जनता आपको वोट देगी? आप दूसरा जब बोलते हो मुझे वोट दो क्योंकि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दूंगा, आपके बच्चों को नौकरी दिलवाऊंगा, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। मुझे वोट दो क्योंकि आज अभी आपका बिजली कट लगता है, 8-8 घंटे बिजली जाती है, मैं 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। मुझे वोट दो क्योंकि आपके इलाके में पानी नहीं आता, मैं आपके लिए घर के लिए पानी का इंतजाम कर दूंगा। जनता इसको वोट देगी कि उसको वोट देगी जो कहता है मैं मोदी को हरा दूंगा? ऑब्वियसली इसको वोट देगी यार, जो उसके घर की बात करता है, उसके बच्चों की बात करता है, उसके परिवार की बात करता है, सुख दुख की बात करता है। तो हमें सबको मिलके जब अगर 2024 की बात करें, 2024 में अगर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमसे पूछेगी केजरीवाल जी आपको क्यों वोट दें, तो हमें उनको एक एजेंडा देना है कि इसलिए वोट दो क्योंकि हम देश को इस तरह से तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। वो देश का चुनाव है। हम इस तरह से आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, हम इस तरह से रोजगार
पैदा करेंगे, हम इस तरह से दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाएंगे देश को। वो एजेंडा जब होगा, जनता आपको वोट देगी, और उस एजेंडा पे काम चल रहा है। अभी हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि विपक्ष एक एजेंडा तैयार कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं? केवल विपक्ष नहीं, देश की जनता के साथ मिलकर एजेंडा बनाना है। हम देश की जनता के साथ, आज जितनी चर्चाएं उद्धव ठाकरे जी के साथ हुई, इन्हीं मुद्दों के ऊपर हुई कि देश की क्या समस्या है, इस समय एक आम आदमी किन चीज़ों से जूझ रहा है, उनके समाधान क्या हैं। हमें देश की जनता की समस्याओं की और समाधान का जिक्र करना है। ये तो फिर मैं ब्रेकिंग न्यूज चला सकता हूँ। क्या? केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष अगले चुनाव का एजेंडा बना रहा है। 130 करोड़ लोग मिलकर एजेंडा बना रहे हैं। मैंने फिर से आपको कहा, विपक्ष मिलके इस देश को, किसी को हरा जिता नहीं सकता। जनतंत्र के अंदर जनता हराती है और जनता जिताती है। हम लोग मिलके एक एजेंडा बनाएं सब लोग, और एजेंडा को जनता के सामने रखें, जनता को एजेंडा, और एजेंडा भी जनता बनाए मिलके। जनतंत्र के अंदर एजेंडा भी जनता को बनाना चाहिए। मैं मान लीजिए दिल्ली में चुनाव लड़ता हूँ, दिल्ली का एजेंडा अलग होगा। मैं मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ता हूँ, मध्य प्रदेश का एजेंडा अलग होगा। कौन तय करेगा? वहाँ की जनता तय करेगी। जी, तो इसमें यह भी तय होगा कि कौन नेता बनेगा, कि वो सब बाद में चीज़ें आएंगी? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जनता पे छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट है क्या हमारे पास देश को शक्तिशाली देश बनाने के लिए, सुरक्षित देश बनाने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए क्या हमारे पास एक रोड मैप है? उस रोड मैप को बनाना जरूरी है। जी, आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आइडियाज़ ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, आपका जो भारत होगा उसमें आप किस तरह के आइडियाज़ देखते हैं, किस तरह का भारत आप देखना चाहते हैं? मैं भारत को लेके बहुत अपबीट हूँ। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। इन 75 सालों में ढेर सारे ऐसे देश हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए। सिंगापुर 1962 के आसपास आज़ाद हुआ। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, एटम बॉम्ब गिरा था जापान के ऊपर, आज वो हमसे आगे निकल गया। सिंगापुर हमसे आगे निकल गया। जर्मनी तहस नहस हो गया था, वो हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए? हमारे में कोई कमी है? आज दुनिया में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई मल्टीनेशनल कंपनी उठा लो, वही ऊपर जो है टॉप के ऊपर आपको इंडियन बैठा मिलेगा। मैं कहता हूं कि जब ऊपर वाले ने इस धरती बनाई, पृथ्वी बनाई, तो सबसे खूबसूरत जगह उसने पृथ्वी के ऊपर भारत को बनाया। क्या नहीं दिया हमें? सारी नदियां हैं, पहाड़ हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ दिया। सारी जड़ी बूटियां हैं, खेती है, सब कुछ है, सारी फसलें हैं। और जब भारत ने भगवान ने इंसान को बनाया, तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने भारत में बनाए। हमारे लोग जहाँ जाते हैं वहीं ऊपर। पीछे क्यों रह गए फिर हम लोग? हमारे देश की राजनीति खराब है। हम एक दूसरे, कोई आगे बढ़ता है उसको खींच लेते हैं, कोई आगे बढ़ता है उसको खींच लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर हम सारा 130 करोड़ लोग मिलके काम करें, तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरी तरह से पूरी तरह से विश्वास है मुझे कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, और आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया के ऊपर राज करेगा। भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। अरविंद केजरीवाल, आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए, सीधे जवाब दिए, विस्तार में जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।